जैसा मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसको आप तक लाया जा सके ताकि अच्छी चीज़ों से आप भी अवगत हो सके। इसी क्रम में नमस्ते भारत, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव। लेखन की दुनिया में अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी एक अब जाना पहचाना नाम है, जिनकी लगातार 3 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। पहली हाँ मैं विवादित हूँ, दूसरी आई हाँ मैं निर्भया हूँ और तीसरी अमेज़न पर बेस्ट सेलर रह चुकी उनकी पुस्तक जो अभी भी चालू में है, दंगे। साथ में अधिवक्ता भी हैं। एक अधिवक्ता अपने डेली रूटीन से समय निकालकर कैसे एक लेखन क्षेत्र की ओर जाता है और समाज में क्या क्या बदलाव और उसके मन के मनोभाव कैसे हैं, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि व्यक्ति के मनोभाव से हमें परिचित होना और उसके विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए इस संवाद का जन्म हुआ। तो ये संवाद दो व्यक्तियों का संवाद नहीं है, ये संवाद है विचारों का और ये संवाद है हमारे प्रयासों का, ताकि निरंतरता बनी रहे, संवाद जारी रहे और अच्छाई और पॉजिटिविटी आप तक आ सके। तो इसी क्रम में मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अरविंद जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और ये संवाद का आज 7वां अंक है। आपका हृदय से आभार और स्वागत। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके प्रिय दर्शकों को नमस्कार करता हूं कि जो अब हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो आपका आभार मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी। तो अरविंद जी, रोजी रोटी अच्छी चल रही थी, जी। अधिवक्ता हैं, वकील हैं, तो कैसे लेखन का विचार कहाँ से आया, या ये पहले से दबी हुई प्रतिभा थी जो हालात ने, या फिर ये कह दे कि करियर बनाने के लिए कई बार हम जो चीजें हमें पसंद होती हैं जो उनको हम दबा के रखते हैं। जैसे मैं खुद लेखन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, साहित्यिक व्यक्ति हूँ, तो साहित्य साधना से पेट नहीं भरता है, तो इसलिए व्यवसाय बना। और जैसे आपने अपने कार्य के साथ साथ अपने लेखन को भी एक नया रूप दिया और आपने 3 बुकें बैक टू बैक पब्लिश भी करा दी, मैं नहीं कर पाया। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने लेखन को विराम देते हुए अपने व्यवसाय को प्राथमिकता दी, पर आपने अपने लेखन में निरंतरता बना के रखी। तो वो सब चीज़ों का मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट, वो हम दर्शकों को सीखना चाहिए आपसे। उसके अलावा नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ यूथ लेखन से बड़ा कनेक्टेड होता है आपके, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? वो सब हम बैक टू बैक निरंतरता में जानेंगे और आपके फिर उसके बाद हम जानेंगे आपके विचार। तो ये क्रम कहाँ से शुरू हुआ, हम वहां से शुरू करते हैं। देखिए दीपक जी, आप तो लंबे समय से हम लोग परिचित हैं, अभी काफी समय गैप होने के बाद हम मिले हैं। मैं जब स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय मुझे किसी ने कहा कि आप इस पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अखबार के किसी न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं संपादक के नाम चिट्ठी लिखकर। तो तब मैंने अमर उजाला के लिए पत्र लिखना आरंभ किया। ये 98 की बात रही होगी और वो लगातार मेरे पत्र प्रकाशित होते रहे समाचार पत्रों में। मेरी प्रतिक्रियाएं जो होती थी समाचारों को लेकर, समाचारों को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार प्रकाशित होती रहीं और इस तरह से होती रहीं कि पहले तो उसमें वो संपादक महोदय एडिटिंग करते थे, लेकिन बाद में वो जैसा मैं भेजता था वो वैसा ही वैसा लगा पब्लिश देते। हो जाता था। उसके बाद मैं इसमें मेरा एलएलबी कंप्लीट हुई, लॉ ग्रेजुएट हुआ। उसके आपका जैसा कहना था कि हम अपने उस चीज़ों को दब जाते हैं, कुछ हमारे मन की भाव दब जाते हैं अपने व्यवसाय के कारण या अपने जीवन रोजी रोटी चलाने के लिए। तो वो मेरा ब्रेक हो गया, लगभग 2002 के बाद वो ब्रेक हो गया और इसमें अपने वकालत की दुनिया में आ गए और इसमें पूरा अपना ध्यान लगाया। अभी मैं आपको बताऊं दीपक जी, तो क्योंकि मैं लगातार समाज से जुड़ा रहा हूं और आपको बताऊं कि मैं ऐसा जब मैं स्टूडेंट था तब ऐसा नहीं था। मैंने वो दुनिया भी देखी है, वो निचले स्तर के लोग भी देखे हैं, निचले स्तर की दुनिया भी जी है। तो वो सारी चीजें होने के बाद एक हमें भाव आता है हमारे मन में कि समाज के लिए कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। और समाज क्योंकि अगर आपको दे रहा है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि समाज ने बहुत कुछ दिया है ना।
समाज ने इतना दिया है, इतना सम्मान दिया है हमारे समाज ने, तो हमारा एक दायित्व होता है समाज के प्रति कि उसको कैसे हम रिवर्ट लौटाया जाए। कैसे लौटाया जाए। तो अब क्या है कि इतना धन भी नहीं है कि किसी को धन दिया जाए, तो हमारे पास क्या है, हम वो ही दे सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो हमने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक आरंभ की रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस फाउंडेशन, वर्ष 2012 में आरंभ की, और उसके माध्यम से हमने कहा कि हम लोगों को जाके घर तक जाके लोगों को न्याय की जानकारी देंगे, कानून की जानकारी देंगे। लगातार हमने बहुत सारी गोष्ठियां की। इसी बीच में मेरा संपर्क जो हमारे एक्स डीजीपी महोदय श्री अशोक कुमार जी, उनसे हुआ। उन्हीं कार्यक्रमों के दौरान उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे वर्ष 2008 में महिला ऐच्छिक ब्यूरो हरिद्वार का गठन किया, और उन्होंने मुझे उसमें एक सदस्य नामित किया, क्योंकि समाज सेवा के तहत ही था वो भी, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि अपना ही खर्च होना था। उसमें मैंने देखा कि कितने लोग पीड़ित हैं, कहीं पति पीड़ित है, उसमें काउंसलिंग होती थी ना, उसमें काउंसलिंग होती थी। जो हमारे पूर्व एसएसपी साहब थे मुरुगेशन, डॉक्टर मुरुगेशन, उनकी वाइफ चेयरपर्सन थी। हमारे जो उस समय सीओ सदर थी श्रीमती श्वेता चौबे, वो सदस्य थी, मैं सदस्य था। एक मनोवैज्ञानिक गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर साहब सदस्य थे। तो इस तरह से 6-7 लोगों की टीम थी। उसमें हमने 5 साल तक कार्य किया, और उस कार्य के दौरान हमने देखा, उस पीड़ा को देखा, पारिवारिक पीड़ा को देखा कि परिवार किस जरा से कारणों से टूट रहे हैं। उनका कोई कारण ही नहीं है कि वो क्यों टूट रहे हैं। अगर उनकी काउंसलिंग सही से की जाए, या उन्हें हम उनको बिठा के अलग अलग बिठा के भी समझाएं, तो वो परिवार बच सकते हैं। लेकिन क्या है कि समय अभाव के कारण, या सही दिशा ना मिल पाने के कारण, या सही फोरम ना होने के कारण वो परिवार टूट रहे हैं, और वो लगातार निरंतर जारी है। तो वहां पे महसूस की पीड़ा। उसके बाद लगातार फिर वर्ष 2015 में मेरी भेंट हुई श्रीमान राकेश सिन्हा जी से। अभी राज्यसभा सांसद थे पिछले वर्ष तक। आपने सुना ही होगा राकेश सिन्हा जी के बारे में, संघ विचारक। मैं परिचित हूँ, उनके विचारों से भी, उनसे भी मैं परिचित हूँ। उनसे मेरी, वो हरिद्वार आए थे तो उनसे मेरी भेंट हुई। तो वो फिर मेरा जाना हुआ उनके। उस समय वो डायरेक्टर थे इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन। ओके। तो उन्होंने बुलाया मुझे, मैं गया वहां पर। तो उन्होंने एक काम दिया मुझे, किस तरह से, देखिए आपको समाज है, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपके आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं वही आपको एक दिशा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं उनसे जब मिला, मैं जाके, तो उन्होंने कहा, अरे अरविंद जी आप ऐसा कीजिए। उन्हें शायद मेरे अंदर कुछ लगा या कुछ प्रेरणा थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे ना 101 महिलाएं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, उनका मुझे वो डाटा इकट्ठा है करना है। और आप एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आप देखिए कितने लोग हैं, है ना, 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं कितनी हैं। ये काम स्टार्ट हुआ 2016 से, और क्योंकि बहुत टिपिकल काम था वो, आप समझते हैं, जानकारी निकालना ये बड़ा मुश्किल था। पहले तो जानकारी निकालना, फिर उनके तक पहुंचना कठिन भी था, दुर्गम भी था। बिल्कुल दुर्गम भी था। वो एक अलग समुदाय का, अलग दूसरे समुदाय का मामला है। तो उसमें वैसे भी बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना। तो उसमें हमने फिर वो कई महिलाएं ढूंढी, निकाली, रामपुर, मुरादाबाद, बहुत जगह से गए, जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, नए नए अनुभव मिले, नए नए अनुभव प्राप्त हुए। खैर वो आखिरी में, अंत में वो हमें पूरी टीम को, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की जो सर्वे टीम थी, उन्होंने 28 महिलाएं के इंटरव्यू, मतलब उनका साक्षात्कार लिया, और उनसे पूरा इन राइटिंग लिया उनसे, वो पब्लिश करने के लिए। और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने उसे बुक, एज ए बुक पब्लिश किया, मैं भी नारी हूँ।
मैं भी है ना। ट्रिपल इंग्लिश में है उसका ट्रिपल डिनाइल, ओके। और हिंदी है मैं भी नारी हूँ। तो उनमें उनकी जो वेदना है, उनकी पीड़ा है, उन उसमें उन महिलाओं की लिखी। साथ में उस पे भी वर्क किया कि कानून कैसा होगा, 3 तलाक का कानून कैसा होगा, उस पे वर्क किया काफी लोगों ने, टीम ने। हमने भी जितना हमें आता था हमने किया, उसमें पब्लिश हुआ। बाकी अंत में वो बुक बनी और बाद में उसके कानून बना। तो आपको एक वो बताते हैं, किस्सा बताते हैं, चले यहाँ पर, कि जब उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री श्री रविशंकर जी 3 तलाक के कानून पर चर्चा कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने अपने स्पीच के दौरान वही पुस्तक अपने हाथ में ली और उन्होंने कहा कि ये 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की पीड़ा है इसके डॉक्यूमेंट में। अरे वाह। तो बहुत प्राउड फील हुआ। देखो क्या होगा, मैं आपको रोकते हुए बोलूंगा कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो राम सेतु बनाने की जिम्मेदारी नल और नील के कंधे पर थी। जी। तो हम अपने भी कहानियों में पढ़ा होगा। जी जी। अब लेखक हैं, हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि एक गिलहरी उनके पास आई। तो जैसे पुरानी कथाओं में बोलते हैं कि गिलहरी के ऊपर जो 3 उंगलियां हैं वो भगवान श्री राम की हैं। जी। तो उसने कहा मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा जितना होता उतना कर ले। तो वो अपने पंजों से बालू उठाई, समुद्र में डाली, तो उसको हम गिलहरी प्रयास बोलते हैं। जी जी जी। तो वो 3 तलाक की जो पीड़ा से उस एक पर्टिकुलर समुदाय की महिलाओं को जो आज मुक्ति प्राप्त हुई है, तो उसमें आपका गिलहरी वाला प्रयास रहेगा। तो उससे जब उन्होंने, मैं वहीं से शुरू करते हैं, जब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट उठा के बहस के दौरान दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट वो है जिसमें देश की 3 तलाक की पीड़ा पीड़ा से पीड़ित महिलाओं की कहानी है, इसमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि भाई उसमें हमारा भी योगदान है, इसमें हमारा भी नाम है। अगर वो उन्होंने कहा है तो उन्होंने पढ़ा भी होगा, है ना। हमारा भी नाम छोटा अक्षरों में लिखा है तो पढ़ा ही होगा। बड़ा गर्व महसूस हुआ। और वो कुछ किताबें मेरे पास भी थी कुछ किताबें। तो बस यहाँ से शुरू हुआ दोबारा से लेखन का काम। उसके बाद आपने फिर जो पहली आपकी किताब पब्लिश हुई, मैं विवादित हूँ। हाँ, मैं विवादित हूँ। तो मैं पहले तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि टाइटल कहाँ से आया, मैं विवादित हूँ। तो विवादित कौन है? अरविंद श्रीवास्तव विवादित है इसमें, क्योंकि मैं आपको टारगेट ऐसे ही करता हूँ जब मैं लिखता हूँ। तो आपको याद भी होगा मैंने लिखा मित्र मित्र है चाहे विवादित ही क्यों ना हो। तो जबकि मैं जानता हूँ, आई नो कि विवादित आप बात कर रहे हैं कानून की। जी जी जी। तो वो मेरा व्यंग एक मात्र है कि मैं जो आपको, क्योंकि मित्र होने के नाते इतना व्यंग करना तो मेरा बनता है। तो कानून कह रहा है कि मैं विवादित हूँ कुछ चीजों में। क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे, उसका पीछे बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने एक अखबार से बात हुई और उन्होंने आर्टिकल मेरा लिखना, अपने अखबार में लिखना शुरू किया। मैं उन्हें आर्टिकल भेजता था, वो पब्लिश होते थे समय अनुसार। बढ़िया। तो वो चल रहा था, क्रम कंटिन्यू चल रहा था आर्टिकल का। अभी आप 2020 की बात करेंगे तो 2020 मार्च में सब लोग घर पे बैठ गए, कोविड-19 आ गया। तो घर पे बैठ के, घर पे कुछ ना करना है। अब कुछ लोग तो आराम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना है। तो उस दौरान हमने कहा कि भाई इसको कंपाइल करते हैं। जो आर्टिकल है हमारे कंप्यूटर में सारे पड़े हुए हैं, हमारे लैपटॉप में सारे आर्टिकल हैं। उसमें हुआ ये कि क्योंकि जो भी कानून आता है, आप देखिए 3 तलाक का कानून आया है, 3 तलाक का कानून आया है। बहुत सारे लोग उसे कहने लगे कि ये कानून नहीं होना चाहिए, और वो लोग कहने लगे जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस बात से, है ना। मतलब यानी कि हिंदू संप्रदाय को, सनातन धर्म में तो ये है ही नहीं ना। 3 तलाक तो क्या मतलब, हमारे तलाक ही नहीं है, तलाक जैसी कोई चीज नहीं है हमारे यहाँ। तो गठबंधन 7 जन्मों का है। जी। तो जो 3 तलाक का कानून आया उसे विवादित कहा लोगों ने। कुछ चीजों का क्या होता है ना, मैं अरविंद जी बोलूंगा, कुछ चीजों का क्या होता है, कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ विरोध करना है। जी। तो उनको मैंने, उन कानूनों को, यूएपीए आया 2019 में ही आया। उसके लिए लोग कहने लगे आपका
और भी बहुत सारे कानून हैं, है ना, चाहे 370 हटना हो, 370 हटना, है ना, चाहे बहुत सारे कानून हैं। तो सरकार, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा जानकारी है, सरकार कोई भी कानून लाती है तो देश की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए लाती बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हो सकता है कि किसी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन है, अमेंडमेंट का प्रोविजन रहता ही है। रहता ही है। तो जो कानून, मैंने कहा कि ये तो सारे कानून विवादित बता रहे हैं हम, और उस बात को विवादित नहीं बता रहे हैं जो होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे हाँ में विवादित पुस्तक जब पढ़ेंगे तो प्रथम संशोधन का उसमें जिक्र किया गया। प्रथम संशोधन हुआ भारत के, आपको पूरी अगर उसका पृष्ठभूमि बताऊं उस कानून की, तो उसमें प्रथम संशोधन हुआ माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल पंडित जी के दौरान, और वो हुआ उनकी एक व्यक्तिगत रंजिश कह लीजिए या व्यक्तिगत छवि को धूमिल कहना बता रहे थे। उस कारण से उन्होंने संविधान को ही परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तन करने के साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 19 जो हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन का स्वतंत्रता प्रदान करता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो आप देखिए कि उसको लोगों को पता नहीं है ना। आपने जो पूर्व सरकारों ने जो काम किए उसका पता नहीं है, तो हमने कहा हम इसे बताते हैं कैसे, हमें बताना चाहिए भाई, जैसे हमें बताना चाहिए तो हम कैसे बताएंगे। आप ऐसा कोई हमें फोरम तो है नहीं कि हमें आके कोई, हम ऐसे बड़े राजनीतिक नहीं है, नेता नहीं है कि हम जनता के जाके बीच में बताएंगे और लाखों लोग पढ़े। तो हमने कहा इसे किताब के माध्यम से लाते हैं, इसे लोग पढ़ेंगे, लोगों को पता लगेगा कि पीछे भी क्या हुआ। हर चीज विवादित नहीं है। और इसका नाम का टाइटल की बात बताऊं जहां तक, तो बहुत सारे लोग हैं कि अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं या चलते हैं, दिशा के विपरीत चलते हैं, भाव के विपरीत चलते हैं, तो सबसे पहले लोग आपकी आलोचना करते हैं। हाँ, देखिए, जो भी जैसे कहते हैं कि कोई भी नया कार्य 3 परिस्थिति से गुजरता है। पहले उसका उपहास होगा, फिर उसका विरोध होगा, और फिर उसको लोग स्वीकार करेंगे, फिर सराहना करेंगे। हाँ। तो ये एक और मैं अगर बात करूं दीपक जी, आप मेरे अगर जीवन को समझना है तो एक शेर है बहुत पुराना, बहुत बचपन में पढ़ा था मैंने कहीं, और वो समझिए कि मेरे जीवन का सार है। किसी का है शायर का, कि कुछ ना कहने से छिन जाता है एजाज सुकून, कुछ ना कहने से छिन जाता है एजाज सुकून, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। तो ये हमने गलत का विरोध करना, या मेरा पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर है ये कि मैं, लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, तारीफ कर रहा है, नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि हमारा भाव, आपने कहा विचार अंदर से आपको पता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और किसी ने सुना नहीं। मेरा ये रहा कि गलत सहना नहीं है, गलत करना भी नहीं, बिल्कुल, है ना। गलत ना करना है ना सहना है, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके विरोध में खड़े होना है, बिल्कुल, है ना। उस चीज को ये नेचुरल है, प्राकृतिक है मेरे साथ। तो कुछ लोग फिर विवादित कह देते हैं। तो मैंने कहा कि किताब का नाम भी मैं यही लिखता हूँ, हाँ मैं विवादित हूँ, ठीक है भाई, आप कह रहे तो हूँ। तो आपने इसको भी आपदा को अवसर में बदल दिया। हाँ, अब वो आया तो फिर मैंने कंपाइल किया, समय लगा, खाली बैठे थे, कंप्यूटर पे बैठे थे, उसे इकट्ठा किया, बात की, पब्लिशर से बात की, कहीं से बात हुई, कहीं से नहीं हुई। फिर अब क्या है कि किसी को टेस्ट भेज देना, किसी पब्लिशर को बगैर जाने अगर हमने भेज दिया पूरा अपना, तो भी वो भी खतरा है कि भाई ठीक है, हमारी मेहनत खत्म हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर हमने संकल्प पब्लिकेशन है, उनसे बात हुई तो उन्होंने उसे पब्लिश किया। काफी उसमें पब्लिकेशन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जैसे डिजाइन है। तो ये पहली पुस्तक आपने जब पब्लिश कराई सब अपने खर्चे पे कराई? हाँ, तो तीनों सब आपके अपने खर्चे पे है वो। अब इजी हो गया है बहुत ना, बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अब आपको लिखने में
जो बताया जाता था, आपने मूवी देखी होंगी, वो लेखक था, पब्लिश लेके घूम रहा था, है ना, अपनी स्टोरी लेके घूम रहा था, कोई छाप नहीं रहा था, पब्लिश नहीं कर रहा था। इजी है बहुत। एक्चुअली क्या था, हाँ चीजें बदली तो हैं, हाँ, आसान हुई हैं चीजें। इजी है और बहुत इजी है, मैं कहूँगा अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत इजी है। किसी भी कार्य को आप करने के एक बार मन में बना लो, मन में आप ठान लो एक बार, तो रास्ते तो मिल ही जाते हैं। मिल ही जाते हैं। उसमें तो तो कोविड में ही मेरी पब्लिश हुई, वो पब्लिश कोविड में हुई। और फिर वो अब सिन्हा जी बड़े भाई हैं हमारे, बहुत हमारा, उनका मैं सम्मान करता हूँ, वो भी हमारा को प्रेम करते हैं। उन्होंने खुश हुए, मैंने कहा भाई ये क्योंकि दोबारा से आपने इस लाइन में लाए हैं, वही लाए लाइन में, वरना हम तो क्या अपना खाने कमाने में लगे हुए बिल्कुल सही हैं, है ना। बात है। दोबारा पब्लिश हुई, बुक सराहना मिली नाम के टाइटल की वजह से, और क्योंकि कंपाइल था पूरा लॉ और हिस्ट्री। कानून को बदल सकता है केवल संसद, है ना, कानून बदल सकता है, हम तो बदल नहीं सकते। और हिस्ट्री को कोई नहीं बदल सकता, जो हिस्ट्री लिखी है आप वही लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना। जो हिस्ट्री है उसे बदल ही नहीं सकता, ना मैं बदल सकता। तो लेकिन आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, उस हिस्ट्री को पढ़ना तो पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात है। उसमें आप अपना विचार डाल सकते हैं, आप उसमें अपना विचार डाल सकते हैं। किसी ने पहले लिखा है, अपने विचार से लिखा होगा, आप अपने विचार से उसे लिख सकते हैं। हाँ, हिस्ट्री तो वही है, देखिए क्या है, चीजें वही रहेंगी। नजरिया तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद रामायण लिखी तो वो उस कालांतर की थी, और जब महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी तो कुछ चीज उसमें अलग भिन्न तरीके से लिखी। और जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं कल ही मतलब एक नया सीरियल आजकल चल रहा है, रामचरितमानस। तो मेरी बिटिया का सवाल एक था कि इसमें तीर को इतना हाईलाइट क्यों दिखा दिया, कि इसमें जो वो लवकुश वाला पार्ट है वो लंबा है। तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज की जो जनरेशन हो ना, तुम वो वाली रामायण नहीं देखोगे जो हमने देखी है, क्योंकि तुम्हें चाहिए तड़क भड़क। बिल्कुल फर्क है। हम दाल चावल वाली जनरेशन है, तुम चाउमीन वाली जनरेशन हो। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। अगर हम हनुमान जी को सुपरमैन नहीं दिखाएंगे तो कोई और स्पाइडरमैन को आपका हीरो बना देगा। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। तो ये है। तो कई बार परिवर्तन नित्यांत आवश्यक हो जाता है आज की जनरेशन को सिखाने के लिए। जब माँ चाहती है कि उसका बच्चा लौकी खाए तो वो लौकी नहीं खाता है, तो वो भिन्न भिन्न तरीकों से, चाहे उसको पिज्जा में डाले, चाहे कैसे भी डाले, क्योंकि माँ है, पता है खिलानी है, पोषण इसी में है। तो वो एक चीज है कि उस हिसाब से ही हमें चीजें करनी है। तो आप आपकी बात को कंटिन्यू रखिए। जी, तो इस तरह से हमें विवादित पब्लिश हुई। उसके बाद क्योंकि अब कंटिन्यू करना, उसे रखना, और ऐसे सबसे पहले आपके पास बुक के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। भैया आप किस सब्जेक्ट पे देख रहे हैं, और आपको समाज को बताना है या उन्हें नॉलेज देनी है अपने काम से। तो नॉलेज के लिए क्या आवश्यक है? तो आपने देखा कि 2013 में हमारे समाज में इतना, दिल्ली में जो रेप हुआ, तो अगर जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया, तो वो ऐसे अपराध हो रहे हैं। क्या आप समझिए, क्या हमारे समाज का इतिहास, हमारे समाज का इतिहास क्या बलात्कार से भरा हुआ था? नहीं था। इसमें ये जो विकृति आई है समाज में, ये हमारे समाज में नहीं थी पहले। ये जब लोग बाहर से आए यहाँ हमारे भारत में, भारत की संस्कृति आप क्या कहेंगे, जहाँ कन्या का पूजन होता है ना, सरस्वती महिला को हर जगह आगे रखा गया। माता, हम अगर धन की बात करें तो माता लक्ष्मी का पूजन होता है, अगर हम ज्ञान की बात करें तो माता सरस्वती का पूजन होता है, अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का, है ना, पावर की बात करें तो शक्ति माँ का पूजन होता है। तो इस तरह से हमारे समाज जो महिला को हर जगह आगे रखता है, यही हमारे शास्त्रों में भी तो यही है। जब जब कोई मुसीबत आई है तो देवों ने किसका स्मरण किया है? माँ आदिशक्ति जगदम्बा भवानी का। जी। तो मतलब वो जगत जननी भी है,
क्योंकि वो निर्माण करती है, निर्माण, वही विध्वंस भी करती है। विध्वंस करते हैं। तो नारी शक्ति का सम्मान तो है, हम तो हमेशा नारी की पूजा ही पूजा करते करते हैं। हैं। तो हमारे समाज में ये बलात्कार जैसी विकृति कैसे आई, तो ये एक बहुत बड़े शोध का विषय है ना। बिल्कुल बिल्कुल। शोध का विषय ये कैसे आ गई, जो हमारा समाज हर जगह भाई कन्या का पूजन, भाई कन्या का 9 कन्या को पूजन करते हैं लगातार, उनके साथ फिर ऐसे दुर्दांत अपराध क्यों हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े शोध का विषय है। तो मैंने फिर इस पे शुरू किया और काफी लोग, मतलब हमारे देश में 72, आप देखिए 72 में एक रेप हुआ, उसका नाम दिया मथुरा। तो कानून बदलते रहे लगातार, रेप से संबंधित कानून जब जब आवाज उठी तब तक बदले हैं। तो मथुरा कांड हुआ, वो थाने में ही हुआ, बल्कि वो मथुरा नाम जरूर था, मथुरा से संबंध नहीं था उसका, वो महाराष्ट्र में हुआ और उसमें पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया था, थाने में, पुलिस स्टेशन में किया गया था। तो बहुत दुर्दांत था। उसके बाद बहुत सारे जो भी रेप हुए, बहुत गंभीर मसले हैं, उस पर बोल भी ज्यादा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन भी हैं, बिल्कुल, कानून का भी पाबंदी है। तो उसको हमने उस हिसाब से किया। उनके कुछ पार्ट है, फिर उसमें कानून का पार्ट है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं। इस तरह से कंपाइल करके ये बुक मैं भी निर्भया हूँ तो किया, पब्लिश हुई, वो भी पब्लिश हुई। फिर उसका क्यों डिमांड आई, डिमांड थी इंग्लिश में आनी चाहिए, है ना। तो फिर वो इंग्लिश वर्जन उसका लॉन्च हुआ, बहुत अच्छा, इंग्लिश वर्जन लॉन्च हुआ। आप क्योंकि वही बात है कि आप कंटिन्यू में रहना है समाज को, हम चाहते हैं कि वो, दीपक जी बिल्कुल ये निस्वार्थ भाव की बात है, आपसे मित्रता भी है पुरानी, ये बिल्कुल मन की बात है कि अगर आपने समाज ने आपको कुछ दिया है ना, तो आपको जरूर जो आपके पास है वो देना चाहिए, वो लौटा। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि हम समाज से ले क्या सकते हैं उस पर ध्यान मत दो, हम दे क्या सकते हैं उस पर ध्यान दो। जी। अब आप देखिए, मैं बताऊं, मैं यहाँ पर मैंने इंटर किया है पन्नालाल भल्ला म्युनिसिपल इंटर कॉलेज से, ठीक है। और उस समय हमारी फीस मेरे ख्याल से 5 रुपये महीना ऐसा कुछ हुआ करते थे। कई बार हमारे टीचरों ने हमारी फीस दी है ना, कई बार टीचरों ने फीस जमा की है, और ऐसे ही ट्यूशन पढ़ लिया तो उनके पैसे उन्होंने नहीं लिए। पहले के टीचर्स ऐसे ही हुआ करते थे ना। अभी ये सर वाली प्रथा तो अंग्रेज छोड़ गए, सर हमने कभी बोला ही नहीं। मुझे तो याद है कि हमने कभी सर नहीं बोला, हमारा संबोधन हमेशा गुरुजी रहा है, गुरुजी रहा है। और गुरुजी के प्रति एक भय हमेशा रहा है कि अगर हम बाजार में भी हैं और गुरुजी सामने से नजर आ गए, तो मैं नहीं जानता कि मेरी जनरेशन के बच्चों ने कभी उनको रास्ता काटा, वो पहले ही मुड़ लिए। क्योंकि गुरु, आज का बच्चा जो है ना, वो सर और मैडम में है, और भय जैसी चीज नहीं है। क्योंकि हम चीजें बदल रहे हैं, एनुअल फंक्शन के नाम पे हम उनके साथ अब टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं, तो वो भय भी बहुत ज्यादा जरूरी था। गुरु के प्रति जो एक आदर भाव था ना, वो एक चीज थी। और गुरु भी देखो, कभी आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि अगर गुरुजी निकले तो इत्तेफाक से आपके घर आ गए, और घर आ गए तो जब तक आपने गुरुजी बैठे हैं ना, तब तक मतलब आप नहीं बैठे भी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अब क्या हो जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसे रहा। एक अधिकार था एक, और वो पेरेंट्स देते थे। वो पेरेंट्स देते थे। दरअसल क्या है कि जो जब समाज में बहुत सारी चेंज आते हैं, इसमें एक इसका मैं एक रोल मानता हूँ। एक कानून आया था शिक्षा का अधिकार 2008 में, ऐसा है उसका रोल है, जिसमें ये भी कहा कि टीचर पीट भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। अरे गुरु है, अगर कोई गलती कर रहा है, गुरु तो पिता से बड़ा बताया है, और हमारे उसमें लिखा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे ऐसे हमारे को दिशा देने वाले लोगों ने लिखा है। अगर गुरु नहीं दिखाएंगे गोविंद और नहीं बताएंगे गोविंद के बारे में, तो ऐसे ऐसे 10 गोविंद आके खड़े हो जाए, आपको क्या पता हमें क्या पता कौन गोविंद है। तो ये गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा दिया गया है, तो हमने गुरु को उठा के सर में शिफ्ट कर दिया ना। इसलिए हमने गुरु क्या हो गया आज की डेट में,
आप बच्चों से पूछ लो, वो गुरु के नाम पे आपको क्या बताएंगे, साधु संत, साधु क्योंकि उनको पता है ये होते हैं गुरु। गुरु ये होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही। जो स्कूल में है वो तो टीचर हैं, वो तो सर हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्यों, और ये कहीं ना कहीं जो पश्चिम सभ्यता हम पे हावी हो गई ना, हम्म, हम गुरु से सर पे शिफ्ट हो गए, हम्म, और एक होड़ हो गई आधुनिक बनने की, एक होड़ है। मतलब आज की डेट में अगर मैं बात करूंगा कि हिंदी को लेके हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार मैं हिंदी बोलूंगा तो मैं कम पढ़ा लिखा माना जाऊंगा, बिल्कुल। और हिंदी से प्यारी तो भाषा ही नहीं है। हम्म, मैं एक चीज में बीच में, टॉपिक नहीं है, बताऊंगा। एक दिन एक मेरे परिचित थे, तो ऐसी बात चली, हिंदी इंग्लिश की बात चली, तो वो बोले कि मैंने उनको बताया कि हिंदी, बोला हिंदी का क्या था, तो मैं हिंदी का कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, तो मैं हिंदी पे ज्यादा जोर देता हूँ। तो मैंने कहा आदरणीय, आप हिंदी में आप हैं, हम्म, इंग्लिश में आप यू हैं, यो है। ये फर्क हिंदी करती है, हम्म, जो आप और तुम का फर्क करती है। हाँ, जब मैं आपको कहता हूं ना, तो आप महसूस करते हैं उस फर्क को, जी जी जी। क्योंकि तुमसे आप में आने में हम कहते हैं ना, अरे यार अब दोस्ती होगी, तुझे उससे दोस्ती होगी, अब तू उसको आपने तुम बोलता है, तो आप और तुम, और इंग्लिश में क्या है, यू है आप, यू है, तू भी यू है, तुम आप भी भी। यू है, हम्म। और आप भी तो यू ये फर्क कहाँ से आता है, ये हिंदी में है। है। हिंदी में है, आप तू और तुम, सारे हाँ, में सब अंतर है। उसमें ही है। अभी देखो ना, रिश्तों की कितनी प्यारी परिभाषा हिंदी में है। हिंदी में ताऊ है, चाचा है, बुआ है, फूफा है, मामा है। इंग्लिश में क्या है, सारे अंकल है। अकाल है, अंकल है। अंकल है। एक वर्ड में पूरा परिवार समेट परिवार दिया। समझ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताओ, जी। कहाँ है ताऊ, कहाँ है ताई, कहाँ है और वहां तो सिर्फ अंकल है, अंकल और आंटी। अब यही नहीं पता ये बुआ है, ये बुआ को अंकल बोल रहा है, बुआ को आंटी बोल रहा है, या फूफा को अंकल बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है। रिश्ते हैं ही नहीं वहाँ, रिश्ते रिश्ते ही नहीं है, नहीं, क्योंकि रिश्ते क्या है ना, उन लोगों के पास रिश्ते नहीं है। नहीं। एक एक बच्चे की जनरेशन पे वो लोग, उनका इतना अभाव है। हमारे यहाँ 8-10 बच्चे का कल्चर रहा है यार, इतने सारे रिश्ते थे, और इसी का, ये आधुनिकता की होड़ में आज देखो ना, रिश्ते खत्म हो गए। आने वाली जनरेशन को बुआ नहीं मिलेगी देखने को, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, चाचा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाचा भी नहीं मिलेगा, अब बुआ नहीं वो मिलेगी, अधिकार खत्म हो गए। मौसी नहीं मिलेगी, मौसी नहीं मिलेगी। परिवार में 5 भाई होते थे, और 5 भाई में से एक बड़ा भाई हमेशा, ये परंपरा रही है कि एक बड़े वाला कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो घर का मुखिया होता था। अब उसमें यह 2 देश को समर्पित फौज में दे दो जी, 2 खेती कर रहे हैं, पुलिस वाले, एक पुलिस में है, एक डॉक्टर बन गया, एक आदमी मुखिया है, ठीक है ना, वो पूरा परिवार। आज की डेट में, अब आज की डेट में फैमिली में 2 हस्बैंड वाइफ है, और वो दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुखिया कौन है। मुखिया कौन है, बिल्कुल बिल्कुल सही वो दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुखिया कौन है। चिंता का विषय है वो। और ये आधुनिकता की होड़ है। और ये आप और हमारा दायित्व है कि हम पुरानी चीजों को भी लिखें। जो आपने कानून को लेके लिखा जो विवादित है, इस तरह के आदमी पढ़ेगा तो कम से कम, जो, क्योंकि जो आप रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं काम, जिससे आप करते हैं धन अर्जन, उसको आप खा पी के चले जाएंगे इस दुनिया से एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आप चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे जाने के 10-20 साल 50 साल बाद भी शायद इस संवाद को कोई सुने, क्योंकि यूट्यूब एक ब्रह्मांड सागर है, जो उसमें डाल दिया वो रह गया। जो आपने लिख दिया, आपको नहीं पता कि कौन से देश में बैठा हुआ कौन व्यक्ति आपकी किताब खरीद लिया, और कितनी पीढ़ियों के बाद वो किताब निकल आएगी, बंगार नहीं सही 100 साल बाद भी अगर पन्ने पलटे जाएंगे तो अरविंद कुमार श्रीवास्तव की हाँ मैं विवादित हूँ आएगी। एक व्यक्ति था जिसने एक लिखा था कानून को लेके, मैं विवादित हूँ, जो उसके विवाद थे उनको उजागर करने की कोशिश की थी अपने शब्दों के माध्यम से। जी जी। तो ये है लेखन की पराकाष्ठा। जी जी जी। ये इसके साथ साथ ये भी है कि भाई जो दीपक जी, इससे जैसे आपका चैनल है, इस चैनल में जो लोग सुनेंगे, हमारे दोनों के विचार सुनेंगे, इसे सुनकर अगर मैं कह रहा था कि अगर हमारे किसी प्रयास से कोई एक व्यक्ति भी परिवर्तित होता है या उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, तो ये मानिए कि हमारा जीवन सार्थक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि हम जो चीज आज बना रहे हैं, जो संवाद हम कर रहे हैं, जो हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, ये 2 मिनट की मैगी नहीं है कि हमने आज 2 मिनट में बनाई खाई और कल किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हम दोनों चले जाएंगे, फिर मैं वही बात रिपीट, कभी भी आएगा उस दिन भी हमारा संवाद सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल, उस दिन भी हमारा संवाद सार्थक हो जाएगा कि 2 व्यक्तियों ने बैठ के ये चर्चा की थी। तो ये कालांतर में रहेगा। अगर
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामायण नहीं लिखी होती, वाल्मीकि महाराज ने रामायण नहीं लिखी होती, हमने नहीं पढ़ी होती, नहीं पढ़ी होती, हमें पता नहीं होता कि क्या। तो ये आज की रामायण है। जनरेशन वाइज जैसे हम बात कर रहे थे, चीजें बदलती रहती हैं। एक दौर था जब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे, फिर पुस्तकें हुई, किताबें हुई, आज सोशल मीडिया है, तो जनरेशन आगे बढ़ेगी, किताबों में नहीं ढूंढेगी, हमें यहीं पे स्क्रॉल करके ढूंढेगी। हाँ 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 बिल्कुल, अब तो यही जमाना है, यही जमाना है। और आज की डेट में लंबी चीजें किसी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि हम 2 मिनट की मैगी वाले युग में जी रहे हैं। हमें हर चीज फास्ट मोड पे चाहिए, हर किसी को फास्ट धैर्य नहीं बचा किसी के अंदर, और आने वाली जनरेशन इससे भी ज्यादा फास्ट है। 2-2.5 साल का बच्चा स्क्रॉल करके मोबाइल समझ रहा है। यहाँ मैं बड़ा मतलब कई चीजों को देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार ये क्या, कौन सी 10 साल का बच्चा, मतलब 5-10 तो बहुत छोड़ो, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बोलता है अंडरवियर पहना दो। कहाँ से उसने सीख लिया? और हम जिस जीवन में जिए हैं, हम जोड़ नाले में नहाने वाले बच्चे हैं 10-12 साल तक, हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, हमने वो चीजें देखी नहीं थी, हम गलत चीजों में नहीं गए थे। वो जनरेशन बहुत अच्छी थी, पर यह है बदलाव तो प्रकृति का नियम है, निरंतरता चलता ही रहेगा। जैसे ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेगा। बस बस ये बस, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। बस ये है कि हर आदमी अपने हिस्से का प्रयास करता रहे। समाज को बदलाव के लिए हम क्या दे सकते हैं, हम समाज में कम से कम विकृतियों का हिस्सा ना बने। जी जी जी। अब जब नाम लिखा जाए तो अरविंद कुमार श्रीवास्तव का नाम इस बात के लिए आए कि उन्होंने 2-4-10-20 किताबें लिखी अपने जीवन में, और जो उन्होंने अपना लेखन अच्छा लिखा, तो वो हाँ तो अच्छा पॉजिटिव वो हो, आपके बारे में लोग अच्छा सोचें, अच्छा सोचे, अच्छा बोले। पीछे आपका जब आप नहीं है समाज में, आज तो दीपक जी आपको मुझे सारे लोग जो जानने वाले हैं सब अच्छा सामने बोलेंगे, लेकिन जब हम समाज में नहीं रहेंगे, उस समय अगर हमारी किसी कार्य की कोई प्रशंसा करता है तो ही तब जीवन सफल है ना। ये जीवन सफल जीवन एक बार ही मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस जीवन को आपने किस तरह से जिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। जिया भी है या काट दिया? कुछ लोग क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बहुत संगठन में आपके साथ भी कार्य किया है संगठन में, तो मैंने ये महसूस किया है कि अधिकतर लोग समाज के अधिकांश लोग को दुनिया से, देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं। आप समझिए, अधिकतर लोगों का नहीं है। उनका दिनचर्या है कि सुबह अपना काम पे जाना है, शाम को आके घर में सोना है, खाना है, पीना है, सोना है और अपना काम में करना है। उन्हें नहीं पता कि आपके पड़ोस में क्या है, उन्हें नहीं पता कि आपके पड़ोसी का, उनके पड़ोसी का बच्चा किस संगत में है, या उनका खुद का बच्चा किस संगत में, उन्हें ये भी नहीं जानना। बिल्कुल है ना। उस चीज को समझने के लिए आपको अपना पूरा समाज देखना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। आपको पूरा समाज में देखना पड़ेगा, देश देखना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चे को भी समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। ये परिवार, एक जो हमारा देश है ये बड़ा परिवार है, और हम जो जिसमें रहते हैं वो छोटा परिवार है ना। एक उसका कड़ी है, एक समझिए एक दाना है, एक मोती है, वो पूरे बहुत सारे मोती मिलके एक देश राष्ट्र बना है या समाज बना है। उन सबको पिरो के जब पिरोया जाएगा उनको, तभी राष्ट्र बनेगा, यानी तभी एक माला बनेगी जब मोती को पिरोएंगे। तो हमें ये सारे समाज को लेकर सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपना सोच लिया, ये तो बहुत छोटी बात है। ऐसा कोई भी प्राणी इस सृष्टि में नहीं है जो अपना पेट नहीं भरता या अपने बच्चों का पेट नहीं भरता। बिल्कुल भाई, चाहे चींटी देख लीजिए, चाहे हाथी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, हम में और उन जानवरों में अंतर क्या है? वो अंतर हमारी बुद्धि का है, विचार शक्ति का है। तो यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये आप कुछ भी हो सकते हो, पर आपको जो विचार शक्ति है वो मनुष्य रूप में ही मिलती है। तो मनुष्य जीवन में ही आपको, जब आप इस शरीर को धारण करते हैं, विचारों की शक्ति तभी मिलती है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ पे लगा रहे हो, कैसे निकाल दोगे जीवन। जैसे हमने अभी बात की कि जीवन जीना है या काटना है। कई लोगों से मैं बात करता हूँ और क्या चल रहा है,
बस कट रहा है। तो मैं सोचता हूँ यार कट रहा है तो बस ये तो काट ही रहा होगा भाई, क्योंकि काटने के लिए थोड़ी आए हैं। अब तो घिसटते पिसटते तो तुम, अगर तुम 80 साल भी जियो और तुमने काट दिया 80 साल और तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जो कल के दिन कोई तुम्हें याद कर ले, तो क्या तुम 20 साल भी मत जियो तो क्या ही फर्क क्या पड़ने वाला है? यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया किसी के रहने ना रहने से। विवेकानंद जी मात्र 38 या 39 वर्ष की आयु में चले गए, हाँ, और आज भी हम उनको पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तो वो विचार ऐसा हो, आपका जीवन ऐसा हो जो सार्थक हो जाए। ऐसा लिख, वो जो एक बात कही जाती है, लेखन ऐसा कर दो जो हजारों साल तक पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। हजारों साल तक पढ़ा जाए, ऐसा कार्य कर दो। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ऐसे काम करके स्तंभ है हाँ, अब लोग उनको मिटा थोड़ी पाएंगे। नहीं कुछ नहीं, काम है जो नहीं मिटाए जा सकते, जो वो नहीं कर मिटा दिया तो कर दिया। अब कर दिया। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, और हमेशा के लिए तो कोई भी नहीं रहता और वो भी नहीं रहेंगे, पर उनके द्वारा किए हुए कार्य हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। तो वही हमेशा। ये चीज है कि हमने जो अलग किया मोदी जी ने। अब मोदी जी की बात आई, देखिए बहुत सालों तक हमारे देश में सरकारें रही, बहुत अलग अलग सरकारें रही। सबका ये मानना था कि कश्मीर का 370 को छेड़ना बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन माननीय मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। आज बताइए कहाँ, जब उन्होंने हट सारा खत्म हो गया, 370 खत्म हो गए और 35 एक वो कर दिया, है ना। असंवैधानिक रूप से जोड़ी हुई धारा 35 को हटाने के लिए या उनको अमेंड करने के लिए लोग कह रहे थे देश में विवाद हो जाएगा, है ना। असंवैधानिक, असंवैधानिक था, दोनों असंवैधानिक था। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उसे हटाया भी गया और देश में कोई विवाद नहीं। विवाद भी वो चीजें प्लानिंग से की गई। तो ये उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किया उसकी सराहना लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल। राष्ट्र, जो राष्ट्रभक्त हैं या जो राष्ट्र प्रेमी हैं, वो तो सराहना जरूर करेंगे। देखिए क्या होता है ना, ये इस तरह के कार्य है, इनको आप छिपा सकते हो, मिटा नहीं सकते जी। जैसे हाल फिलहाल ही एक मूवी की बात चल रही है, छावा मूवी। तो वो हमारा इतिहास है, सिर्फ छुपाया गया, छुपाया गया, छुपाया गया। वो सही समय पे अब उजागर हो रहा है तो हम जान पा रहे हैं, वरना हमारी किताबों में तो अकबर ही महान था जी, है ना। तो बलिदान की गाथाएं हैं, छुपाने वाले छुपाते हैं, पर चीजें निकल के आती है, बाहर दूसरा निकल एक के आती और चीज बताता हूँ मैं। हाँ, मैं विवादित पुस्तक की बात की सबसे पहले आपने, मैंने देखा कि टीवी डिबेट हो, कहीं की बात हो, कहीं चर्चा हो, तो ये आता है कि भाई नरेंद्र जी मोदी जी ने 2002 में दंगा करा दिया था, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है एक विपक्ष के द्वारा। जब और एक साइड से ये आ रहा था कि कांग्रेस ने 1984 करा दिया, 1984 में सिख नरसंहार कर दिया। तो लेकिन इससे बड़े बड़े नरसंहार हमारे देश में हुए, है ना। चाहे आप मोपला कांड कीजिए कहिए, चाहे आप कलकत्ता कांड कीजिए कहिए, है ना। उसमें बहुत भारी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और ऐसा नरसंहार हुआ कि एक जगह है, उसका नाम अभी निकल रहा है, उस वहां पर एक कुआं था, उस कुएं को हिंदुओं की गर्दनें काट के उसे भर दिया पूरा, ठीक है। उस समय एनी बेसेंट ने ये कहा, एनी बेसेंट ने ये कहा कि इसका जो, इसके पीछे जो है कारण जो है गांधी जी है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये एक पुस्तक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। मैं कहता हूं देश के हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए कि क्या क्या हुआ उसमें। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो पार्टीशन हो रहा है इसमें एक एक, जब आपने डिमांड कर ली है, अब मैं इस बात को जाना नहीं चाहता उस पर, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी उसमें लिखा हुआ है मुस्लिम कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा, पुस्तक उठा के पढ़ो। उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन हो रहा है तो एक एक मुस्लिम को जाना चाहिए,
पाकिस्तान, हम्म, है ना। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या हुआ देश में हमारे। उन्होंने और बहुत सारी चीजें अपनी पुस्तक में की है, मैंने उसे पढ़ता रहता हूँ मैं। तो आपकी जो पुस्तक है ये दंगे, ये कौन से दंगे से प्रभावित है? ये दंगे जो है, इसका सब टाइटल है मैसेकर ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का नरसंहार। उसमें 1920 में हुआ, 46 में हुआ। तो ये जो दंगे हुए 2020 में हुआ दिल्ली में हुआ 2020 में, ये जो ऐतिहासिक दंगे हैं, इसमें 2002 का भी है, 1984 का भी है। ये सारे दंगे का संकलन करना, उसमें जैसे अभी सज्जन कुमार के विरुद्ध एक जजमेंट आने वाला है, सजा होने वाली है, उसका भी पूरा। और जैसे अब क्या है कि लंबा समय हो गया समाज में, तो हर जगह अपने मित्र लोग हैं। मान लीजिए हमें कोई जजमेंट निकालना है दिल्ली से, तो अपने मित्र को कहेंगे कि भाई हमें ये जजमेंट चाहिए, आप करिए इसका, कुछ निकाल के। तो उन लोगों का, बहुत लोगों का सहयोग रहता, उसके पीछे मैं नहीं हूँ कुछ, बहुत सारा वर्किंग करना पड़ता है, उनके साथ वार्तालाप करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि इस सन में ये था, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, मुझे भेजिए। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, आप इतनी मेहनत करके ये सब चीजें एकत्रित करके, एक संग्रहित करके एक पुस्तक के रूप में देते हैं। और मेरा तो यह आग्रह रहेगा इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शकों से कि आप श्रीवास्तव जी की तीनों पुस्तकें जो अमेजोन पे अवेलेबल हैं उनको मंगाए, पढ़ें, ताकि एक व्यक्ति के प्रयास, पुस्तक ही नहीं, एक व्यक्ति के प्रयास जो बदलाव की दृष्टि से जो सच को उजागर करते हैं वो एक सब तक पहुंचने चाहिए और उनको पढ़ना भी चाहिए। अगर हम अपनी चीजों रोजमर्रा के खर्चों से निकाल के 200-250 रुपए एक पुस्तक पे खर्च भी कर देते हैं, वो पुस्तक आपके यहाँ हमेशा रहेगी, आपके यहाँ वो हमेशा आपकी सेवा करती रहती है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि किताब पे किया हुआ खर्चा वो बहुत सालों तक रहता है, वो आपकी सेवा करती रहती है। कभी एक पन्ना कोई पढ़ेगा, कभी 2 पन्ने कोई पढ़ेगा, कुछ ना कुछ उसके हाथ लग ही जाएगा उसमें से चीजें। और ये प्रयास है इनके, जो मेहनत करके इकट्ठा करते हैं, पब्लिश कराते हैं अपनी पुस्तकें, और बिना किसी आर्थिक सहयोग के अपनी जेब से पैसा खर्च करके। ये सिर्फ और सिर्फ एक भावना है कि हम राष्ट्र को क्या लौटा सकते हैं, उसमें जो सहयोग हमारा है हमें करना चाहिए। और अरविंद कुमार जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हमें समय दिया और दर्शकों के साथ बहुत सारी चीजें साझा की। और आपकी अग्रिम पुस्तक इसके बाद, अभी दंगे के बाद कोई और पुस्तक आपकी आने वाली है? हाँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही पुस्तक आएगी, उसका आपको टाइटल भी पता लगेगा, उसका विषय भी पता लगेगा बहुत ही जल्दी ही। और चलिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि वो अच्छा किया आपने मुझे इस समय बुला नहीं लिया। नहीं, बहुत अच्छा है, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और उस पुस्तक के आने के बाद हम दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से उस पुस्तक को लेके उस पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि आपका और हमारा साझा प्रयास है ये, और साझा प्रयास से ही ये संवाद अपनी जो सोच को लेकर हम चले हैं ये आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के संवाद को यहीं पर विराम करते हुए मिलते हैं आपसे अगले संवाद में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते भारत। धन्यवाद।